हेलो जी, हेलो। कैसी है पब्लिक? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज के सेशन में। और मालिक, आज हम लोग करने वाले हैं हमारे पास रिवाइज हाउस प्रॉपर्टी वाला हेड। आज के इस वीडियो में आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो एचपी के रिवाइज करा दिए जाएंगे। नॉस्टैल्जिया आपको फील होगा, आपको आपकी रेगुलर क्लास याद आ जाएगी, यार ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। सारी चीजें मैं आपको आज के सेशन में रिकॉल करवा दूंगा मालिक। और डे आफ्टर टुमारो हम क्या करेंगे सर, हमारे जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस है, आरटीपी के क्वेश्चंस है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, वो हम सभी देख लेंगे। इससे क्या होगा, वी विल बी एग्जाम रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसी सीरीज में हम लोग ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हम 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से रिवाइज कर चुके हैं। सैलरी अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों हो चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द अपकमिंग एग्जाम, राइट। तो मालिक, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं हमारा सेशन हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन। ये जो पर्टिकुलर नोट्स है ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे पीडब्ल्यू ऐप पर। द्रोणा बैच है, सीए इंटरमीडिएट द्रोणा, उस बैच में आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर लीजिएगा। टैक्सेशन वाले सब्जेक्ट में जाइएगा, वहां पर वन शॉट रिवीजन का फोल्डर रहेगा, उधर आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे जी। ओके जी, हाँ जी सर। चलिए मालिक, बिना देरी करे रिवीजन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। सर, हाउस प्रॉपर्टी का जो बेसिस ऑफ चार्ज है वो सेक्शन नंबर 22 में है। बेसिस ऑफ चार्ज हमको 3 कंडीशंस बताता है। अगर हम ये 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे तो हमारी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्वालिफाई कर जाएगी। इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन हम पूरी नहीं कर पाते हैं तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगी, वो किसी और हेड में चली जाएगी। क्या है कंडीशन? सर, पहली कंडीशन है कि प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट देयर टू। प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग कह रहा है कि सर आपकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पे आपके पास क्या होना चाहिए सर, बिल्डिंग होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग नहीं है, प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग नहीं है, केवल वेकेंट लैंड है, तो वेकेंट लैंड से होने वाला इनकम एचपी हेड में नहीं आएगा, वो अदर सोर्स में जाएगा। प्रॉपर्टी में अगर कोई बिल्डिंग नहीं है, एक वेकेंट लैंड है, तो वहां से जो इनकम कमाओगे दैट विल गो इनटू अदर सोर्स, वो एचपी में नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग है, आपकी प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग है, तो वहां से होने वाली इनकम आपकी एचपी हेड में आएगी। वहां से होने वाली इनकम आपकी एचपी हेड में आएगी। तो आपकी प्रॉपर्टी में बिल्डिंग होना मस्ट है, बिल्डिंग होना मस्ट है। और लैंड अपर टेनेंट देयर टू का मतलब क्या होता है? लैंड अपर टेनेंट देयर टू का मतलब होता है कि सर बिल्डिंग से जुड़ा हुआ लैंड, बिल्डिंग से जुड़ा हुआ लैंड। तो जैसे ये बिल्डिंग से जुड़ा हुआ लैंड है, ये लैंड आपका कोई पार्किंग एरिया हो सकता है, ये लैंड आपका कोई लॉन हो सकता है, ये लैंड आपका कोई अनबिल्ट एरिया हो सकता है, कोई अनबिल्ट एरिया हो सकता है, खुला पड़ा हुआ है अभी ये, तो इसको बोलते हैं लैंड अपर टेनेंट देयर टू। तो प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग होनी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर बिल्डिंग किसको बोलोगे? ग्राउंड फ्लोर को बोलोगे, एक माले की बिल्डिंग को बोलोगे, 2 को, 3 को, 4 को, कितने माले की बिल्डिंग को बिल्डिंग बोलोगे? तो मालिक, बिल्डिंग का मतलब होता है 4 दीवार और एक छत। अगर आपकी प्रॉपर्टी पे इवन एक कमरा भी कंस्ट्रक्टेड है तो उस कमरे को भी बिल्डिंग बोला जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी में अगर एक कमरा भी कंस्ट्रक्टेड है तो उसे भी आप क्या बोलोगे सर जी, कि ये आपकी बिल्डिंग है। तो पहली कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन हो गई कि आपकी प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग होना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग नहीं है तो उधर से होने वाली इनकम एचपी हेड में नहीं आएगी। दूसरी कंडीशन कि आपका जो असेसी होना चाहिए वो बिल्डिंग का ओनर होना चाहिए, ओनर होना चाहिए, आप बिल्डिंग के मालिक होने चाहिए। अगर आप बिल्डिंग के मालिक नहीं हो तो आपने जो इनकम कमाई है वो आपके एचपी हेड में नहीं जाएगी, वो आपके एचपी हेड में नहीं जाएगी। सर, मैंने आपको क्लास में भी बताया था, जैसे मान लीजिए मैं ओनर हूं, मैं लैंडलॉर्ड हूं, मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट करी,
मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट करी, आप कौन हो? आप टेनेंट हो। मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट करी, आप मुझे क्या करते हो सर? आप मुझे रेंट पे करते हो। आप मुझे क्या करते हो सर? आप मुझे यहां पे रेंट पे करते हो, मुझे रेंट पे करते हो। आपने आगे क्या कर दिया सर? आपने आगे इस प्रॉपर्टी को सबलेट कर दिया, लेट से के को। आपने प्रॉपर्टी को सबलेट कर दिया लेट से के को, और के क्या करता है सर? के आपको रेंट देता है। के क्या करता है सर? के आपको रेंट देता है। तो सर क्या आपके लिए ये रेंट एचपी इनकम है? नहीं, आपके लिए रेंट एचपी इनकम नहीं है। आपके लिए ये जो रेंट आया है, आपके लिए जो ये रेंट आया है, दिस रेंट इज नॉट अ एचपी इनकम। सर आपके लिए रेंट कौन सी इनकम है? आपके लिए रेंट अदर सोर्स की इनकम है। आपके लिए ये रेंट अदर सोर्स की इनकम है, क्योंकि आप इस बिल्डिंग के ओनर नहीं हो। आप बिल्डिंग से पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन वो एचपी हेड में नहीं आ सकता, क्योंकि आप बिल्डिंग के ओनर नहीं हो। सर सेक्शन नंबर 22 कहता है कि जो बिल्डिंग के ओनर है, वो जो रेंटल इनकम कमाएंगे, वो ही एचपी हेड में आएगा, वही एचपी हेड में आएगा। यानी कि मैंने जो रेंट कमाया है, मैंने जो रेंट कमाया है, मेरे लिए ये रेंट, मेरे लिए ये रेंट कौन सी इनकम है? मेरे लिए रेंट एचपी इनकम है। तो अगर टेनेंट प्रॉपर्टी को सबलेट करके रेंटल इनकम कमा रहा है, तो उसके लिए वो अदर सोर्स की इनकम है, और ओनर अगर लेटिंग आउट करके अगर इनकम कमा रहा है, तो उसके लिए वो एचपी इनकम है। अब जब हम ओनर की बात करते हैं, तो सर अपने पास एचपी हेड ओनर में किसको इंक्लूड कर लेता है? सर वो ओनर में डीम्ड ओनर को भी इंक्लूड कर लेता है। डीम्ड ओनर कौन होते हैं, ये हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। डीम्ड ओनर कौन होते हैं, ये हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 27 आएगा, सेक्शन नंबर 27 में मैं डीम्ड ओनर आपको समझा दूंगा। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि ओनर के अंदर वी आर गोइंग टू इंक्लूड द डीम्ड ओनर एज वेल। इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या कहती है? सर तीसरी कंडीशन कहती है कि आप हाउस प्रॉपर्टी को किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। आप हाउस प्रॉपर्टी को किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, सिवाय 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 अपने बिजनेस और प्रोफेशन में, सिवाय अपने बिजनेस और प्रोफेशन में। मतलब सर मान लीजिए मैं एक बिल्डिंग का मालिक हूं, मान लीजिए मैं एक बिल्डिंग का मालिक हूं, राइट। लेट्स से एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, मैं इस बिल्डिंग का ओनर हूं, मैं इस बिल्डिंग का ओनर हूं। मिस्टर जे ओन्स द बिल्डिंग, जे ओन्स द बिल्डिंग, मैं इस बिल्डिंग का मालिक हूं। तो राजा बेटा, मैं इस बिल्डिंग को क्या कर सकता हूं? सर मैं इस बिल्डिंग को लेट आउट कर सकता हूं, मैं इस बिल्डिंग को सेल्फ ऑक्यूपाई कर सकता हूं, और मैं इस बिल्डिंग में अपना बिजनेस या फिर प्रोफेशन चला सकता हूं। तो सरकार कहती है कि अगर आप बिल्डिंग को लेट आउट करोगे या सेल्फ ऑक्यूपाई करोगे, तो ये एचपी हेड में कवर होगी। अगर आप बिल्डिंग को लेट आउट करोगे या सेल्फ ऑक्यूपाई करोगे, तो ये एचपी हेड में कवर होगी। लेकिन अगर आप इसे अपने बिजनेस और प्रोफेशन में चलाओगे, अगर असेसी मिस्टर जे अपना बिजनेस और प्रोफेशन चला रहे हैं बिल्डिंग में, लेट्स से मैंने इस बिल्डिंग को अपना स्टूडियो बना रखा है जहां से मैं क्लासेस लेता हूं आप लोग की, तो अगर मैं इस पे अपना बिजनेस और प्रोफेशन चला रहा हूं, तो उस केस में मालिक ये एचपी हेड में तो नहीं जाएगी, उस केस में ये एचपी हेड में नहीं जाएगी। इस बिल्डिंग के जितने भी खर्चे होंगे, इस बिल्डिंग के जितने भी खर्चे होंगे, वो खर्चे मेरे को अलाउ हो जाएंगे पीजीबीपी हेड में। इस बिल्डिंग के मेरे जितने भी खर्चे होंगे, वो मेरे को अलाउ कर दिए जाएंगे पीजीबीपी हेड के अंदर। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। सर अगर मैं प्रॉपर्टी किराए पर देता हूं, तो टेनेंट उस प्रॉपर्टी में रहे, टेनेंट चाहे उस प्रॉपर्टी पे अपना बिजनेस करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अगर प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया है मालिक, मैंने अगर प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया है मालिक, लेट आउट चाहे मैं रेसिडेंशियल पर्पस के लिए करूं, लेट आउट चाहे मैं अपने पास कमर्शियल पर्पस के लिए करूं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मैं लेट आउट रेसिडेंशियल पर्पस के लिए करूं या लेट आउट कमर्शियल पर्पस के लिए करूं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। किराएदार उस पे रहता है कि धंधा करता है, फर्क नहीं पड़ता। जो रेंटल इनकम आएगी वो अपने पास एचपी में ही आएगी।
लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टी पे अपना धंधा चला रहा हूं, मेरा अपना बिजनेस और प्रोफेशन चल रहा है, तो फिर वो एचपी हेड में क्वालिफाई नहीं करेगी। 3 कंडीशन, तीनों आई होप आपको रिकॉल हो गई। पहली कंडीशन कहती है कि सर आपकी प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग होना मस्ट है। दूसरी कंडीशन कहती है कि आप प्रॉपर्टी के ओनर होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन कहती है कि बिल्डिंग को किसी भी पर्पस में यूज करो सिवाय अपने बिजनेस और प्रोफेशन के। ठीक है, इसके बाद सर अगर मान लीजिए आपके पास हाउस प्रॉपर्टी आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, अगर आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब आप रियल एस्टेट का धंधा करते हो, आप रियल एस्टेट का धंधा करते हो, तो आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है। लेट्स से मैं बिल्डर हूं, मेरा काम क्या है? फ्लैट बनाता हूं। मैं बिल्डर हूं, मेरा काम क्या है? मैं फ्लैट्स बनाकर बेचने का काम करता हूं। तो सरकार कहती है कि अगर आप बिल्डर हो और आप फ्लैट बनाकर बेचते हो, आप फ्लैट बनाकर बेचते हो, तो जिस ईयर में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है, उस ईयर के एंड से 2 साल तक अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके पास अनसोल्ड पड़ी हुई है, तो उसकी एनएवी हम निल लेंगे। और 2 साल के बाद भी अगर आपके पास फ्लैट्स अनसोल्ड पड़े हुए हैं, तो हम उसको डीम्ड टू बी लेट आउट मान लेंगे। क्या बोला मैंने आपसे? मैंने आपसे कहा जी, समझिएगा बात को। मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए आप एक बिल्डर हो, और आपने क्या किया है जी? आपने अपने पास यू आर द बिल्डर, बॉब द बिल्डर। और आपने क्या किया है? मान लो क्या किया है? आपने यहां पर लेट से 1 दिसंबर 24 को आपने यहां पे 500 फ्लैट का कंस्ट्रक्शन किया है, और आपको 500 फ्लैट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है। आपको 500 फ्लैट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको कब मिला है? कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिला है 24-25 में। कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिला है 24-25 में। सरकार कहती है जिस ईयर में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है, उस ईयर के एंड से, तो 24-25 में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है, 24-25 का एंड होगा 31 मार्च 25 को। सरकार कहती है कि 31 मार्च 25 से 2 साल तक, 31 मार्च 25 से 2 साल तक आपके पास जो अनसोल्ड फ्लैट पड़े हुए हैं, उनकी एनएवी क्या ली जाएगी? उनकी एनएवी आपके पास निल ली जाएगी। यहां पर आपके पास जो अनसोल्ड फ्लैट है 2 साल तक, उनकी एनएवी क्या ली जाएगी? निल ली जाएगी। और अगर 2 साल के बाद भी आपके पास कुछ अनसोल्ड फ्लैट पड़े हुए हैं, यहां पर आपके पास कुछ अनसोल्ड फ्लैट पड़े हुए हैं, 2 साल के बाद भी अगर आपके पास कुछ अनसोल्ड फ्लैट पड़े हुए हैं, इधर आपके पास मान लो 50 फ्लैट अनसोल्ड पड़े हुए हैं, यहां पर आपके पास 50 फ्लैट अभी भी अनसोल्ड पड़े हुए हैं। 2 साल के बाद आपने 500 फ्लैट बनाए थे, 2 साल तक जो अनसोल्ड फ्लैट है उनकी एनएवी निल रहेगी। 2 साल के बाद अगर आपके पास कुछ फ्लैट्स अनसोल्ड पड़े हुए हैं, तो यहां पर इनको डीम कर लिया जाएगा टू बी लेट आउट। यहां पर इनको डीम कर लिया जाएगा टू बी लेट आउट। सर ये तो गलत बात है। हाँ बेटा है। पर सर चीटिंग है। हाँ बेटा है। सर बिल्डर के फ्लैट नहीं बिक रहे, फिर भी सरकार उसे डीम्ड लेट आउट मान रही है? मान रही है। हाँ मान रही है सर, गवर्नमेंट ऐसी ही है आपकी, क्या कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है, एनुअल वैल्यू मतलब एनएवी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड will also be taxable under this head. However, the NAV of the HP held as a stock in trade shall be nil for 2 years from the end of the financial year in which the completion certificate is issued, if not let out for such period. अगर इन 2 सालों तक अगर आपने फ्लैट को लेट आउट नहीं किया, इन 2 सालों तक अगर आपने फ्लैट को लेट आउट नहीं किया, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसकी एनएवी निल ली जाएगी। अगर लेट आउट कर दोगे तो रेंटल इनकम टैक्सेबल होगी,
अगर 2 साल तक आपने फ्लैट को लेट आउट नहीं किया तो उसकी एनएवी यहां पे क्या मानी जाएगी, निल मानी जाएगी। और 2 साल के बाद भी अगर आपके पास फ्लैट अनसोल्ड पड़े हुए हैं, 2 साल के बाद भी अगर फ्लैट अनसोल्ड पड़े हुए हैं तो उन्हें यहां पर क्या कर लिया जाएगी, डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा और इसकी इनकम टैक्सेबल कर दी जाएगी। ठीक है सर, इसी के साथ हमारा जो सेक्शन नंबर 22 है बेसिस ऑफ चार्ज वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं सर कि हमारी जो इनकम है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकलेगी। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। सर ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है, आइए देखते हैं। सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए आपको चाहिए होता है फेयर रेंट, आपको चाहिए होती है म्युनिसिपल वैल्यू, आपको चाहिए होता है स्टैंडर्ड रेंट और आपको चाहिए होता है एक्चुअल रेंट। आपको 4 चीजें चाहिए होती हैं। फेयर रेंट क्या होता है सर, सर जिस लोकेलिटी में आपकी बिल्डिंग है उस लोकेलिटी का जो रेंट है, उस लोकेलिटी का जो रेंट है जिसको आप कह सकते हो फेयर मार्केट वैल्यू। जैसे आपके गुड्स की फेयर मार्केट वैल्यू होती है ना, जैसे आपके गुड्स की फेयर मार्केट वैल्यू होती है, वैसे ही आपकी बिल्डिंग का एक फेयर रेंट होता है। जिस एरिया में आपकी बिल्डिंग है उस एरिया में जो किराया चल रहा है वो किराया विल बी अ फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है सर, म्युनिसिपल वैल्यू होती है लोकल अथॉरिटी द्वारा आपके घर की डिक्लेयर्ड वैल्यू, कि आपका घर साल भर में कितना रेंट कमा सकता है लोकल अथॉरिटी द्वारा। लोकल अथॉरिटी द्वारा म्युनिसिपल वैल्यू पे ही आपकी जो लोकल अथॉरिटी है वो आपसे म्युनिसिपल टैक्सेस लेती है। तो लोकल अथॉरिटी मतलब नगर निगम, म्युनिसिपैलिटी। तो आपका घर जिस म्युनिसिपैलिटी के अंदर आता है वो म्युनिसिपैलिटी आपके घर की एक सालाना वैल्यू डिक्लेयर करती है और उसी वैल्यू पे वो आपसे क्या लेती है, म्युनिसिपल टैक्सेस लेती है। तो लोकल अथॉरिटी द्वारा डिक्लेयर्ड वैल्यू इज अ म्युनिसिपल वैल्यू। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है सर, स्टैंडर्ड रेंट होता है मैक्सिमम रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से आपका जो मैक्सिमम रेंट है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। तो अब आपको क्या करना है, आपको फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू इन दोनों में जो हायर है वो पकड़ना है, उस हायर को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है और जो लोअर है उसे डिक्लेयर कर देना है एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब आपको क्या करना है जी, आपको क्या करना है जी, आपको पकड़ना है फेयर रेंट, फेयर रेंट को कंपेयर करना है म्युनिसिपल वैल्यू से, इन दोनों में जो हायर है उसको पकड़ लेना है, हायर को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से, इन दोनों में जो लोअर है उसको डिक्लेयर कर देना है एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब होता है कि आपकी प्रॉपर्टी साल भर में इतना रेंट तो कमा ही लेगी। इस एक्सपेक्टेड रेंट को आपको कंपेयर करना है अपने एक्चुअल रेंट से। जितना एक्चुअल रेंट आपको रिसीव हुआ है या जितना आपका एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है इससे कंपेयर करना है और इन दोनों में जो आपके पास हायर है उस हायर को ही आप क्या बोल दोगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोल दोगे। अब कई बार क्या होता है सर, कई बार क्वेश्चन में आपको ना स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं होता, कई बार क्वेश्चन में आपके पास स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं होता या स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल नहीं होता। तो उस केस में फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में जो हायर होता है उसी को एक्सपेक्टेड रेंट बोल देते हैं, उसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर कर लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाती है, जीएवी आ जाती है। कई बार क्वेश्चन में फेयर रेंट गिवन नहीं होता, अगर फेयर रेंट गिवन नहीं होता तो फेयर रेंट को हम एक्चुअल रेंट के बराबर मान लेते हैं। मतलब ये मानते हैं कि प्रॉपर्टी जो किराए पर उठी है, जो रेंट मिल रहा है वही रेंट फेयर रेंट है। तो अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं गिवन है तो इन दोनों में जो हायर है वही एक्सपेक्टेड रेंट है। अगर फेयर रेंट नहीं गिवन है तो फेयर रेंट किसके बराबर हो जाएगा, एक्चुअल रेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आपने क्या किया सर, आपने सबसे पहले जीएवी निकाल ली। जीएवी निकालने के बाद आपने क्या करना है, जो म्युनिसिपल टैक्सेस है, जो लोकल अथॉरिटी को आप टैक्सेस पे करते हो, आपने वो पकड़ने हैं। याद रखना जितने म्युनिसिपल टैक्सेस आपने पे करे होंगे, जितने म्युनिसिपल टैक्सेस आपने पे करे होंगे केवल उसी का डिडक्शन मिलेगा। अगर म्युनिसिपल टैक्सेस ड्यू हुए और पे नहीं हुए उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक और चीज,
ये म्युनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट किसने करनी है? सर म्युनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट उसके ओनर ने करनी है। अगर ओनर ने म्युनिसिपल टैक्सेस पे करे होंगे तभी आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो दो चीजें याद रखना, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड होने चाहिए और पेड बाय ओनर होने चाहिए, पेड बाय ओनर होने चाहिए। अगर म्युनिसिपल टैक्सेस पे नहीं हुए तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। म्युनिसिपल टैक्सेस अगर टेनेंट ने पे करे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन कब मिलेगी? जब ओनर ने इसको पे करा होगा। जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस करोगे, एनएवी आ जाएगा। एनएवी मतलब नेट एनुअल वैल्यू, और इसी को एनुअल वैल्यू भी बोलते हैं। एनएवी में से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 30% ऑफ द एनएवी। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 30% ऑफ द एनएवी। सर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? तो राजा ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलती है नोशनल एक्सपेंडिचर। नोशनल एक्सपेंडिचर, ये 30% की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इट इज अ नोशनल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग को मेंटेन करने का खर्चा होता है, उसके रिपेयर का, उसके रेनोवेशंस का, उसकी मरम्मत का, वाइट वॉशिंग वगैरह का। तो सरकार यहां पर क्या करती है? सरकार आपको यहां पे नोशनल खर्चा, डीम्ड खर्चा अलाउ करती है। मतलब आपके एक्चुअल खर्चे से मतलब नहीं है, आपने एक्चुअली में रिपेयर मेंटेनेंस पे क्या खर्चा किया है उससे मतलब नहीं है। सरकार आपको हर साल बिन मांगे एनएवी का 30%, एनएवी का 30% क्या अलाउ कर देती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर देती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का पर्पस इज क्लियर, इट इज फॉर द रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। एनएवी में से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद आप क्या करोगे? जो आपने लोन ले रखा है, आपने लोन ले रखा है, लोन किसके लिए लिया है? आपने लोन लिया है बिल्डिंग को परचेस करने के लिए, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बिल्डिंग का रिनोवेशन करने के लिए, बिल्डिंग के रिपेयर के लिए, बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए। अगर आपने लोन लिया है तो लोन का जो ब्याज है, उस ब्याज का आपको डिडक्शन मिलता है। और डिडक्शन कैसे मिलता है राजे? ड्यू बेसिस पे मिलता है। उस लोन का डिडक्शन आपको कैसे मिलता है राजे? ड्यू बेसिस पे आपको डिडक्शन मिलता है। ड्यू बेसिस का मतलब होता है वेदर पेड और नॉट। ड्यू बेसिस का मतलब होता है वेदर पेड और नॉट। चाहे आपने इंटरेस्ट पे किया हो, चाहे आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया हो, फर्क नहीं पड़ता। ड्यू बेसिस पे आपको जो इंटरेस्ट है वो यहां पर क्या कर दिया जाता है? अलाउ कर दिया जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप एनएवी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड को माइनस कर देते हो, आपके पास निकल कर आ जाती है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, केवल और केवल एचपी की इनकम निकालने के लिए आपको 3 खर्चे अलाउड होते हैं। एचपी की इनकम निकालने के लिए आपको केवल 3 खर्चे अलाउड होते हैं। एक म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड। इन 3 खर्चों के अलावा कोई और खर्चा होगा तो उसका आपको डिडक्शन कभी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आपको हो सकता है बोल दे कि हमने लिफ्ट मेंटेनेंस चार्जेस दिए हैं, हमने इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस दिए हैं, हमने रिपेयर रिनोवेशन पे खर्चा किया है। सबको इग्नोर कर देना जैसे वो तुमको करती है, सबको इग्नोर कर देना जैसे वो तुमको करती है। इन 3 खर्चों के अलावा आपको कोई चौथा खर्चा अलाउड नहीं होगा। इन 3 खर्चों के अलावा चौथा कोई खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा। ठीक है सर। इसके बाद एक बात समझ लेना, म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में मैंने बता दिया। म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन आपको मिलेगा अगर ओनर ने पे करा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर आपने पे करा है तो आपको डिडक्शन मिलेगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मान लो करंट ईयर में मैंने पिछले साल के म्युनिसिपल टैक्सेस दिए, क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? हाँ मिलेगा। ये जो म्युनिसिपल टैक्सेस हैं इनका आपको डिडक्शन मिलता है इन द प्रीवियस ईयर ऑफ पेमेंट इवन इफ दे रिलेट टू द पास्ट ईयर। मतलब करंट ईयर में आपने पिछले साल का म्युनिसिपल टैक्स दिया तो आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। इन शॉर्ट, करंट ईयर में आपकी जेब में से जितना भी म्युनिसिपल टैक्स निकलेगा, चाहे वो करंट ईयर का हो चाहे वो पास्ट ईयर का हो, उसका आपको डिडक्शन यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग यहां पर
कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं, कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं। सबसे पहला आ रहा है केस नंबर वन, इनकम ऑफ द हाउस लाइंग वेकेंट फॉर सम पीरियड। वेकेंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था। वेकेंट का मतलब होता है कि आपके घर पर कोई नहीं रह रहा, आपके घर पर कोई नहीं रहता, घर पर क्या लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। घर के बाहर क्या लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, घर पे कोई नहीं रहता, उसको बोलते हैं वेकेंट, उसको बोलते हैं वेकेंट। आपका घर वेकेंट है, आपका घर वेकेंट है। तो जैसे मान लीजिए आपका घर जो है वो लेट आउट है, मान लीजिए आपका जो घर है वो लेट आउट है, लेट से आपका घर लेट आउट है 9 महीने के लिए, और आपका घर वेकेंट है, आपका घर वेकेंट है 3 महीने के लिए। 9 महीने के लिए आपका घर लेट आउट है और 3 महीने के लिए आपका घर वेकेंट है। तो ऐसे केस में क्या करोगे, ऐसे केस में क्या करोगे? सरकार कहती है कि आपको यहां पर क्या करना है जी, जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो आपको पहले पूरे साल का कैलकुलेट करना है। आपको एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो पहले पूरे साल का कैलकुलेट करना है, फिर आपको एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करना है लेट आउट पीरियड। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा? फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करके। एक्सपेक्टेड रेंट आप पूरे साल का निकालोगे और आप एक्चुअल रेंट लेट आउट पीरियड का निकालोगे। यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट कितने महीने का निकलेगा? पूरे 12 महीने का निकलेगा। और एक्चुअल रेंट कितने महीने का निकलेगा? 9 महीने का निकलेगा। फिर आप क्या करोगे? आप कंपेयर करोगे एक्सपेक्टेड रेंट को और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करोगे। कंपैरिजन में 3 सिचुएशन निकल कर आएंगी। पहली सिचुएशन, वैकेंसी होने के बावजूद आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है। अगर वैकेंसी होने के बावजूद आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है तो आपकी जो जीएवी होगी वो एक्चुअल रेंट हो जाएगी। वैकेंसी होने के बावजूद अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है तो जीएवी आपकी एक्चुअल रेंट हो जाएगी। अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है और उसका रीजन वैकेंसी है, एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है और उसका रीजन वैकेंसी है, कि अगर वैकेंसी ना होती तो आपका जो एक्चुअल रेंट है वो या तो एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर होता या उससे ज्यादा होता। अगर वैकेंसी ना होती तो एक्चुअल रेंट या तो एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर होता या उससे ज्यादा होता। तो ऐसे केस में जीएवी आपका एक्चुअल रेंट बनेगा। मतलब अगर एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से कम है, एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से कम है तो जीएवी एक्चुअल रेंट बनेगा। और अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है और उसका रीजन वैकेंसी नहीं है, मतलब वैकेंसी ना भी होती तो भी एक्चुअल रेंट निकम्मा है, खोटा सिक्का है। अगर वैकेंसी नहीं भी होती तो भी आपका एक्चुअल रेंट आपके एक्सपेक्टेड रेंट से कम ही होता। तो ऐसे केस में आपकी जो जीएवी है वो एक्सपेक्टेड रेंट बनेगी। एक एग्जाम्पल करा देते आप तो हमको अच्छा लगता, हमें लगता कि हम जसमीत सर से पढ़ रहे हैं। वो तो बात बात में एग्जाम्पल देते हैं, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। चलो एग्जाम्पल देखो, चलो लेट से आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो है मान लीजिए 20,000 रुपए महीना। आपका एक्सपेक्टेड रेंट है 20,000 रुपए महीना, लेट आउट है 9 महीने के लिए और आपकी जो वैकेंसी है वो है 3 महीने के लिए। केस नंबर ए देखना, मान लो जी आपका जो एक्चुअल रेंट है वो यहां पे 25,000 रुपए का है। नहीं, आपका जो एक्चुअल रेंट है वो मान लीजिए यहां पे 28,000 रुपए महीने का है। आपका जो एक्चुअल रेंट है मान लीजिए 28,000 रुपए का है। तो अब आपको क्या करना है, आपको जो एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है, वो पूरे 12 महीने का निकालना है। तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट 20,000 पर मंथ है। ये कैसे आया होगा?
फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करके। एक्सपेक्टेड रेंट आप पूरे 12 महीने का निकालोगे, एक्सपेक्टेड रेंट आपके पास 240 का आया। एक्चुअल रेंट आप लेट आउट पीरियड का निकालोगे 9 महीने का, 28,000 इंटू 12, सॉरी 28,000 इंटू 9, 28,000 इंटू 9 करोगे तो आपका 2,52,000 आएगा। मतलब वैकेंसी होने के बावजूद, 3 महीना वैकेंसी होने के बावजूद आपका जो एक्चुअल रेंट है वो आपके एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है। तो ऐसे केस में आपका, क्योंकि एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, तो आपकी जो जीएवी बनेगी वो क्या बनेगी? जीएवी आपकी एक्चुअल रेंट ही बनेगी, यानी कि 2,52,000, यानी कि 2,52,000। अच्छा सर, मान लीजिए अगर हमारा एक्चुअल रेंट जो होता सर, मान लीजिए 25,000 रुपए का होता। अगर हमारा एक्चुअल रेंट 25,000 रुपए का होता तो क्या होता? तो राजा यहां पर आप क्या करते, आप यहां पे एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने का निकालते। एक्सपेक्टेड रेंट तो 20,000 लिया गया है, 20,000 इंटू 12 कितना हो गया? 240। एक्चुअल रेंट आप 9 महीने का लोगे, 9 महीने मतलब 25,000 इंटू 9, ये आपके पास कितना आएगा? 2,25,000 आएगा। अब देखो, आपका एक्चुअल रेंट आपके एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। एक्चुअल रेंट 225 है, एक्सपेक्टेड रेंट आपका 240 है। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में आप चेक करोगे क्या एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। अगर वैकेंसी ना होती तो एक्चुअल रेंट क्या एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता? अब एक बात बताओ, अगर यहां पर वैकेंसी ना होती, अगर यहां पर वैकेंसी ना होती तो आपका एक्चुअल रेंट पूरे 12 महीने का आता। आपका एक्चुअल रेंट पूरे 12 महीने का आता। 3 महीने की अगर वैकेंसी ना होती तो एक्चुअल रेंट पूरे 12 महीने का आता। आपका एक्चुअल रेंट कितने का होता? 3 लाख रुपए का होता। आपका एक्चुअल रेंट 3 लाख रुपए का होता, और 3 लाख रुपए 240 से ज्यादा होते हैं। 3 लाख रुपए 240 से ज्यादा होते हैं, मतलब अगर वैकेंसी ना होती तो एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता। तो इस केस में आपका जीएवी, मतलब इस केस में बोलूंगा कि एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है ड्यू टू वैकेंसी। अगर वैकेंसी ना होती तो एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता। तो यहां पर आपकी जो जीएवी बनेगी वो बनेगी आपका एक्चुअल रेंट, और एक्चुअल रेंट कितने का आया है आपके पास? 2,25,000 का। आपके पास 9 महीने का रेंट आया है 2,25,000 का, ये 225 आपका जीएवी बनेगा। ये 3 लाख रुपए को जीएवी मत बना देना, ये 3 लाख रुपए तो केवल चेक करने के लिए निकाले गए हैं। 3 लाख रुपए तो केवल चेक करने के लिए निकाले गए हैं। 3 लाख रुपए को गलती से भी आप यहां पर जीएवी मत बना देना। एक्चुअल रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट 225 है, 225 जीएवी बनेगा। अच्छा सर, मान लो जी अगर यहां पर हम ऐसा कह देते, मान लो जी हम यहां पर ऐसा कहते कि एक्चुअल रेंट जो है वो 19,000 रुपए महीने का है। एक्चुअल रेंट 19,000 रुपए महीने का है तो क्या होता? तो राज्य एक्सपेक्टेड रेंट आपका 20,000 रुपए के हिसाब से निकलता पूरे 12 महीने का। एक्सपेक्टेड रेंट आपका आता 2,40,000। एक्चुअल रेंट आप निकालते 19,000 रुपए के हिसाब से। लेट आउट पीरियड 9 महीने, 19,000 इंटू 9 171। तो आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। अब आप चेक करते, अगर कोई वैकेंसी ना होती तो एक्चुअल रेंट कितना होता? अगर कोई वैकेंसी ना होती तो 19,000 रुपए का किराया पूरे 12 महीने आता। 19,000 पूरे 12 महीने आता तो भी तो 2,28,000 ही आता। एक्सपेक्टेड रेंट तो फिर भी ज्यादा होता। मतलब आपका एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से कम नहीं है। अगर पूरे 12 महीने का रेंट आ भी जाता तो भी आपका एक्चुअल रेंट आपके एक्सपेक्टेड रेंट से कम ही होता। यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं कि आपका एक्चुअल रेंट आपके एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, नॉट ड्यू टू वैकेंसी। और जब ये वैकेंसी की वजह से कम नहीं होता तो आपकी जीएवी क्या बनती है? एक्सपेक्टेड रेंट बनती है।
मैं आपको बता दूं पूरे एचपी वाले चैप्टर में दिस इज द ओनली एक्सेप्शन जहां पे एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम होने के बावजूद वो जीएवी बन जाता है, और ऐसा कहीं नहीं होगा। दिस इज द ओनली केस जहां पर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम होने के बावजूद भी क्या बन जाएगा, जीएवी बन जाएगा। ठीक है, केस नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 का मतलब है, केस नंबर 2 कहता है इनकम ऑफ द हाउस लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। आपका घर लेट आउट है, आपका घर लेट आउट है पार्ट ऑफ द ईयर के लिए, पार्ट ऑफ द ईयर के लिए, एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है फॉर पार्ट ऑफ द ईयर के लिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है कि आप वहां पे रह रहे हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है कि आप वहां पे रह रहे हो, आप वहां पे रह रहे हो। तो यहां पर आपके पास जैसे मान लीजिए लेट आउट का पीरियड, लेट आउट का पीरियड, मान लीजिए आपके पास जो लेट आउट का पीरियड है, लेट आउट का जो पीरियड है, लेट से वो अपने पास 9 महीने का है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड 3 महीने का है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब कि आप वहां पे खुद रहते हो। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, आपको जो एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है वो आपको पूरे साल का निकालना है। एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का निकालना है, पूरे 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट निकलेगा। और जो आपको एक्चुअल रेंट निकालना है वो आपको लेट आउट पीरियड का निकालना है, यानी कि आप अपने पास एक्चुअल रेंट 9 महीने का निकालोगे, और एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेंट में जो भी आपका हायर है वो आपका जीएवी बनेगा। आपका एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में जो भी ज्यादा है वो आपका जीएवी बनेगा। सर एक्चुअल तो 9 महीने का ही आया है, 9 महीने के एक्चुअल रेंट को आप 12 महीने के एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करोगे तो ऐसा हो सकता है ना कि 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट जीएवी बन जाए। 3 महीने तक तो मेरी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाई थी, 3 महीने तक तो मेरे पास किराया ही नहीं आया, क्या मुझे उसका कोई डिडक्शन, कोई बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सरकार कहती है कि अगर ये 3 महीने वैकेंसी होती, सेल्फ ऑक्यूपाइड की जगह, सेल्फ ऑक्यूपाइड की जगह अगर वैकेंसी होती और एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से कम होता तो हम एक्चुअल रेंट को जीएवी बना देंगे। लेकिन अगर एक्चुअल रेंट सेल्फ ऑक्यूपाई करने की वजह से कम है तो सॉरी, उसका कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है और पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो दिमाग नहीं लगाना। एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का निकालना, एक्चुअल रेंट 9 महीने का निकालना, दोनों में जो हायर होगा उसे ही आप यहां पर क्या बना देना, जीएवी बना देना। जैसे मान लो आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है, मैं ले लेता हूं 20,000 रुपए महीना, ठीक है, और आपका मैं एक्चुअल रेंट ले लेता हूं 25,000 रुपए महीना, 25,000 रुपए महीना। तो आपके पास लेट आउट 9 महीने के लिए है, एक्सपेक्टेड रेंट तो पूरे साल का निकलेगा, और लेट आउट 9 महीने के लिए है तो एक्चुअल रेंट 9 महीने का निकलेगा। एक्चुअल रेंट कितना आएगा? एक्चुअल रेंट आएगा 2.25 लाख का। 240 और 2.25 लाख, 240 और 2.25 लाख, इन दोनों में जो भी आपका हायर है वो आपके लिए क्या बन जाएगा? जीएवी बन जाएगा। यानी कि जीएवी यहां पे कितना बन जाएगा? 2,40,000 बन जाएगा। जीएवी यहां पे कितने का बन जाएगा? 2,40,000 बन जाएगा। अच्छा सर एक बात बताओ, एक ही क्वेश्चन में वैकेंसी भी हो और सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो तो क्या करोगे? सर जैसे मान लो आपका लेट आउट पीरियड जो है वो 9 महीने का है, वैकेंसी का जो पीरियड है वो 1 महीने का है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड का पीरियड 2 महीने का है। 12 महीने में से 9 महीने लेट आउट थी, 1 महीने वेकेंट थी और 2 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड थी। आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो अपना 20,000 रुपए महीने का है, और जो आपका एक्चुअल रेंट है सर मान लो जी वो 25,000 रुपए महीने का है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने का निकालोगे, जो आपके पास 240 आ जाएगा। फिर आप एक्चुअल रेंट 9 महीने का निकालोगे,
जो कि आपके पास 2,25,000 रुपए आ जाएगा। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में वैकेंसी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में वैकेंसी है, तो आप चेक करोगे कि अगर कोई वैकेंसी ना होती, अगर कोई वैकेंसी ना होती तो एक्चुअल रेंट कितने का होता। एक बात बताओ, अगर ये 1 महीने की वैकेंसी ना होती तो एक्चुअल रेंट 10 महीने का मिलता। अगर ये 1 महीने की वैकेंसी ना होती तो रेंट 10 महीने का मिलता, 9 का तो मिला ही है, इस 1 महीने का भी मिलता। तो एक्चुअल रेंट कितना होता, 25,000 इंटू 10। 10 का लॉजिक समझा ना, कि अगर 1 महीना वैकेंसी ना होती तो 10 महीने का किराया आता, तो आपका एक्चुअल रेंट कितना होता, 250। इसका मतलब एक्चुअल रेंट जो होता वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता। अभी अगर आप देखोगे तो एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, 9 महीने के लिए लेट आउट है, 9 महीने के लिए लेट आउट है। अभी जो आपका एक्चुअल रेंट आ रहा है 225, वो आपके एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। लेकिन अगर वैकेंसी ना होती तो आपका एक्चुअल रेंट 10 महीने का आता, यानी कि ये आपके पास कितना होता, 250 होता, 250 होता। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर वैकेंसी ना होती तो एक्चुअल रेंट आपके एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता। हां सर, अगर वैकेंसी ना होती तो एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता, यानी कि यहां पे मैं बोलूंगा कि मेरा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है बिकॉज ऑफ वैकेंसी। अगर वैकेंसी ना होती तो 10 महीने का किराया होता, एक्चुअल रेंट 250 होता, वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, देयरफॉर मेरी जीएवी क्या बनेगी, एक्चुअल रेंट बनेगी, यानी कि 2,25,000 बनेगी, 2,25,000 बनेगी। सर इसी के साथ हमारा जो केस नंबर 2 है वो भी खत्म हो गया, केस नंबर 2 जो है वो भी हमारा खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं सर केस नंबर सी की, केस नंबर सी की। केस नंबर सी कहता है सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड हाउस। अनऑक्यूपाइड हाउस मतलब जो घर वेकेंट है पूरे 12 महीने। अनऑक्यूपाइड मतलब जो घर वेकेंट है पूरे 12 महीने। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब आप उसमें रहते हो, आप उसमें रहते हो, आप उसमें रहते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है 7 महीने और वेकेंट है 5 महीने। इसे भी क्या माना जाता है, इसे भी सेल्फ ऑक्यूपाइड ही माना जाता है। 7 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 5 महीने वेकेंट है, तो इसको भी क्या माना जाता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड ही माना जाता है। पूरे 12 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड है, पूरे 12 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड है, पूरे 12 महीने वेकेंट है, या फिर कुछ टाइम के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कुछ टाइम के लिए वेकेंट है, इन सबको क्या ट्रीट किया जाता है, इन सबको सेल्फ ऑक्यूपाइड ही ट्रीट किया जाता है। अब सरकार कहती है कि किसी भी असेसी के पास मैक्सिमम 2 ही घर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 से ज्यादा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वहां पर 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा और बाकियों को क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड लेट आउट मान लिया जाएगा। मतलब एक असेसी के पास मैक्सिमम 2 ही घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते हैं, 2 से ज्यादा घर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं माने जाएंगे। अगर 2 से ज्यादा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो किसी 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाता है और बाकी जो आपके घर है उन्हें डीम्ड लेट आउट मान लिया जाता है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का नियम बड़ा सिंपल है, प्रॉपर्टी क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपके पास कोई रेंट तो आ नहीं रहा होगा। प्रॉपर्टी अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपके पास कोई रेंट तो आ नहीं रहा होगा, तो आपकी जो जीएवी है वो क्या ली जाएगी, आपकी जीएवी निल ली जाएगी, आपकी जीएवी निल ली जाएगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का अगर आपने म्युनिसिपल टैक्स पे करा है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के म्युनिसिपल टैक्स का आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता। मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड की जो जीएवी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड की जो जीएवी है वो निल होती है। म्युनिसिपल टैक्स का जो डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलता। इसका मतलब आपकी जो एनएवी निकल कर आएगी वो एनएवी भी आपके पास निल निकल कर आएगी। सर अब एनएवी निल है तो ऑब्वियसली आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन भी यहां पर क्या हो जाएगी, एनएवी निल है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपकी निल हो जाएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी होता है। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर आपके पास घर है
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड का आपको डिडक्शन मिलता है मैक्सिमम 2 लाख रुपए का या फिर 30,000 रुपीज का, एज द केस में बी। और यह भी आपके पास कब मिलता है? केवल ओल्ड रिजीम में मिलता है, ओल्ड रिजीम में मिलता है, केवल ओल्ड रिजीम में मिलता है। मतलब कि अगर मैं आपसे यह कहूं कि आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और आप ओल्ड रिजीम में जाते हो, आप ओल्ड रिजीम में जाते हो, तो ओल्ड रिजीम में आपकी एनएवी सेल्फ ऑक्यूपाइड की नील आएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑब्वियसली आपका नील आएगा, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन यहां पर सरकार ने कैपिंग करी हुई है, या तो मैक्सिमम 2 लाख मिलता है या तो मैक्सिमम 30,000 मिलता है। अभी मैं बताता हूं 2 और 30 कब मिलता है। इसका मतलब ओल्ड रिजीम में अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो वहां पर आपके पास एचपी का लॉस निकल कर आएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ओल्ड रिजीम के अंदर आपके पास लॉस निकल कर आ सकता है मैक्सिमम 2 लाख का या फिर 30,000 का। और अगर आप न्यू रिजीम में चले जाते हो तो न्यू रिजीम में आपको यह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड का डिडक्शन नहीं मिलता। न्यू रिजीम में आपको यह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड का डिडक्शन नहीं मिलता, यानी कि आपकी एनएवी भी नील होती है, आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील होती है, और आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड का भी कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होता। यानी कि आपकी जो एचपी की इनकम है न्यू रिजीम के अंदर वो क्या निकल कर आती है? नील निकल कर आती है। एचपी की इनकम नील निकल कर आती है। अब कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में हमें 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा, और कब ऐसा होगा कि हमें 30,000 का डिडक्शन मिलेगा? तो सरकार कहती है कि अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने लोन लिया है, वो लोन घर खरीदने के लिए लिया है या फिर घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिया है, और लोन आपने लिया है 1 अप्रैल 1999 के बाद, लोन घर परचेस करने के लिए है या फिर घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए है, लोन कब लिया है? 1/4/1999 के बाद लिया है, और आपके घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया गया है विदिन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द लोन इज टेकन। जिस ईयर में आपने लोन लिया था उस ईयर के एंड से 5 साल के अंदर आपने लोन का रीपेमेंट कर दिया है, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन। मतलब क्या है सर? मतलब है जैसे मान लीजिए आपने लोन लिया है 1 जुलाई 19 को आपने लोन लिया है, तो लोन आपने कब लिया है? लोन आपने 19-20 में लिया है। 19-20 कब खत्म होता है? 19-20 खत्म होता है 31 मार्च 20। तो जो 5 साल की कंडीशन है वो कहां से देखी जाती है? यहां से देखी जाती है, फाइनेंशियल ईयर के एंड से देखी जाती है। यानी कि आपके घर का कंस्ट्रक्शन 31 मार्च 25 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपके घर का कंस्ट्रक्शन 31 मार्च 25 तक कंप्लीट हो जाएगा तो ये वाली कंडीशन पूरी हो जाएगी और आप 2 लाख के डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये मैक्सिमम डिडक्शन है, मैक्सिमम। मतलब अगर आपका एक्चुअल इंटरेस्ट का खर्चा 2 लाख रुपए से कम है तो एक्चुअल वाला अलाउ करेंगे, और एक्चुअल खर्चा अगर 2 लाख से ज्यादा है तो 2 लाख वाला अलाउ करेंगे। सर अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, मतलब लोन परचेस के लिए नहीं है, लोन कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, लोन 1/4/1999 से पहले का है, या फिर कंस्ट्रक्शन 5 साल में पूरा नहीं हुआ, अगर ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई, बाकी केसेस हैं। बाकी केसेस क्या हो गया? सर लोन आपने रिपेयर के लिए लिया है, लोन आपने बिफोर 1/4/1999 ले रखा है, ठीक है, मतलब ऊपर वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो उस केस में मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा? मैक्सिमम आपको 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। उस केस में आपको मैक्सिमम 30,000 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा, राइट। 2 लाख और 30,000 वाली बात आपको समझ में आ गई।
अब सर अगर मान लो आपके दो से ज्यादा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दो से ज्यादा घर आपके पास क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो ऐसे केस में क्या होगा सर? ऐसे केस में किसी भी दो घर को आप सेल्फ ऑक्यूपाई बनाओगे और जो रिमेनिंग आपके घर होंगे वो डीम्ड टू बी लेट आउट माने जाएंगे। अब क्योंकि डीम्ड टू बी लेट आउट माना जा रहा है, आपके पास एक्चुअल रेंट तो अवेलेबल ही नहीं होगा। सर आपके पास तीन घर हैं, मान लो तीनों के तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो तीनों से किराया नहीं आ रहा। सरकार कह रही है कि इन तीनों में से किसी भी दो घर को आप क्या मान लो, इनमें से किसी भी दो घर को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। तो जो तीसरा घर है हम मान लेंगे, डीम कर लेंगे कि वो लेट आउट है, और डीम्ड टू बी लेट आउट के केस में आपकी जो जीएवी है वो अपने पास क्या बनती है, एक्सपेक्टेड रेंट बनती है। डीम्ड टू बी लेट आउट के केस में आपकी जो जीएवी है वो आपके पास क्या बनती है, एक्सपेक्टेड रेंट बनती है। एक बात याद रखना कि ये जो इंटरेस्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगती है, ये केवल सेल्फ ऑक्यूपाइड पे लगती है। ये जो आपने 2,30,000 रुपए की रिस्ट्रिक्शन पड़ी है, ये जो 2,30,000 की रिस्ट्रिक्शन पड़ी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड की, ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ किसके लिए है सर? ये रिस्ट्रिक्शन केवल सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए है। अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है या आपकी प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट है, तो ऐसे केस में आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसे केस में आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब जितना चाहो उतना इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लो। ये जो रिस्ट्रिक्शन है, दिस रिस्ट्रिक्शन इज ओनली फॉर द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लेट आउट और डीम लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपसे क्या बोल रहा था, मैं आपसे बोल रहा था कि मान लो जी आपके पास तीन घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। मान लो आपके पास तीन घर हैं, हाउस 1 है, हाउस 2 है, हाउस 3 है, और तीनों के तीनों घर आपने क्या कर रखे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखे हैं। तो अब आपको किसी दो घर को क्या करना है सर? किसी दो घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है और बाकी जो घर होंगे वो डीम लेट आउट बन जाएंगे। अब ये कैसे करेंगे? तो यहां पर आपको स्टेप नंबर 1, पहले आप क्या करोगे, सारे घरों को क्या मानोगे, आप सारे घरों को सेल्फ ऑक्यूपाई मान के इनकम कैलकुलेट करोगे। पहले सारे घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के इनकम कैलकुलेट करोगे, फिर आप क्या करोगे, सारे घरों को डीम्ड लेट आउट मान के इनकम कैलकुलेट करोगे। इसके बाद स्टेप नंबर 3 आप क्या करोगे, कॉम्बिनेशन बनाओगे। आप कॉम्बिनेशन बनाओगे, कॉम्बिनेशन में आप क्या करोगे, कॉम्बिनेशन नंबर 1, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में आप क्या करोगे, आप हाउस 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाओगे, हाउस 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाओगे, और हाउस 3 को आप क्या बना लोगे, डीम्ड टू बी लेट आउट बना लोगे, और आपके पास यहां पर इनकम निकल कर आ जाएगी। अब यही काम आप किसके लिए करोगे, अगली बार आप हाउस 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाओ, हाउस 2 को डीम्ड लेट आउट बनाओ, हाउस 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाओ और इनकम निकाल लो। फिर आप क्या करोगे सर, फिर आप यहां पर हाउस 1 को डीम्ड लेट आउट बनाओगे, हाउस 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाओगे, हाउस 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाओगे और इनकम निकाल लोगे। और इन तीनों कॉम्बिनेशन में जहां पर भी आपके पास लोअर इनकम आ रही होगी या फिर आपके पास हायर लॉस आ रहा होगा, जहां पर भी आपके पास लोअर इनकम आ रही होगी या फिर जहां पर भी आपके पास हायर लॉस आ रहा होगा, उस वाले कॉम्बिनेशन को आप क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। उस वाले कॉम्बिनेशन को आप एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि आपकी मर्जी है, आप किसी भी दो घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड बना सकते हो। तो हम इस तरीके से ये ऑप्शन चूज करेंगे कि हमारी ओवरऑल इनकम क्या निकल कर आए, कम निकल कर आए, क्योंकि डीम्ड लेट आउट है ना, डीम्ड माना जा रहा है लेट आउट है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो टैक्स कम देने की कोशिश करेंगे ना, और टैक्स कम तब निकलेगा जब आपके पास इनकम कम आएगी, राइट? ओके सर। अच्छा, एक बात और समझना, ये जो मैंने आपको 2,30,000 का रिस्ट्रिक्शन बताया है, ये दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मिलाकर है।
मतलब आपके पास अगर 2 HP सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर आपके पास 2 HP सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो दोनों का मिलाकर मैक्सिमम 2 लाख रुपए या 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। ये 2 लाख और 30,000 एक घर का नहीं है, दोनों घर का मिलाकर है, दोनों घर का मिलाकर है। राइट, ठीक है सर। यहां पर मैंने आपको अब डीम्ड लेट आउट वाली बात भी करा दी है। चलिए अब बात कर लेते हैं सर, मान लीजिए आपका थोड़ा सा पोर्शन लेट आउट है और थोड़ा सा पोर्शन आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है। जैसे आपका ये घर है, ये घर का 60% पोर्शन आपने क्या कर रखा है, ये घर का 60% पोर्शन आपने लेट आउट कर रखा है, 40% पोर्शन आपने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप इसे एक प्रॉपर्टी की तरह नहीं देखोगे, आप इसे 2 प्रॉपर्टी की तरह देखोगे। आप इसको लेट आउट की तरह कैलकुलेट करके चलोगे और इसको आप सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह कैलकुलेट करके चलोगे। आपको क्या करना है, ये जो आपका 60% पोर्शन लेट आउट है, ये जो 60% पोर्शन लेट आउट है, आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूट करनी पड़ेगी इनकम लेट आउट पोर्शन की एज फॉलोज। कैसे करोगे, आप एक्सपेक्टेड रेंट कंप्यूट करोगे फॉर द पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट। आपको इस पूरी प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट गिवन होगा, आपको इस पूरी प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट गिवन होगा, उस एक्सपेक्टेड रेंट का आप 60% कर दोगे तो आपके पास लेट आउट पोर्शन का एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। आपके पास म्युनिसिपल टैक्सेस जो होंगे वो पूरे घर के होंगे, उस म्युनिसिपल टैक्सेस का भी आप क्या कर लोगे, 60% कर लोगे। इस पूरे घर का आपके पास इंटरेस्ट होगा, उस इंटरेस्ट का भी आप क्या कर लोगे, 60% कर लोगे। एक्चुअल रेंट तो आ ही 60% का रहा होगा क्योंकि 60% ही लेट आउट है, तो आपके पास एक्सपेक्टेड रेंट भी 60% का आ गया, एक्चुअल रेंट भी 60% का आ गया, जीएवी 60% की आ जाएगी। जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स 60% के माइनस हो जाएंगे, एनएवी 60% की आ जाएगी, एनएवी का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड भी आप 60% का ले लोगे और इनकम कैलकुलेट कर लोगे। और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन है उसका तो जीएवी निल, म्युनिसिपल टैक्स अलाउ नहीं होगा, एनएवी निल, स्टैंडर्ड डिडक्शन निल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड ओल्ड रिजीम में मिलेगा, कितना मिलेगा, 40%। कितना मिलेगा, 40%। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन है उसका जीएवी निल, म्युनिसिपल टैक्स अलाउड नहीं होगा, एनएवी निल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड आप अलाउ करोगे ओल्ड रिजीम के अंदर और मैक्सिमम कितना अलाउ करोगे, 30,000 या फिर 2 लाख। सेल्फ ऑक्यूपाइड में इससे ज्यादा का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा और ये इंटरेस्ट भी आपको कहां पर मिलेगा, ओल्ड रिजीम में ही मिलेगा और कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाला है। इसके बाद निकल कर आता है मालिक आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट क्या होता है सर, ये रेंट का बैड डेट है। अनरियलाइज रेंट क्या है, बैड डेट्स ऑफ अ रेंट। अनरियलाइज रेंट क्या है, इट इज अ बैड डेट ऑफ रेंट, इट इज अ बैड डेट ऑफ रेंट। जब लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट से रेंट रिकवर नहीं कर पाता उसको बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट सरकार कहती है कि आपके एक्चुअल रेंट में से हम अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर देंगे, आपके एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट माइनस कर देंगे अगर 4 कंडीशंस आप पूरी कर दो। एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट माइनस कर देंगे अगर आप 4 कंडीशंस पूरी कर दो। पहली कंडीशन, आपकी जो टेनेंसी है वो बोनाफाइड होनी चाहिए। आपकी जो टेनेंसी है वो बोनाफाइड होनी चाहिए, मतलब गुड फेथ में होनी चाहिए। आपने टेनेंट का बैकग्राउंड चेक किया था और बैकग्राउंड चेक करने के बाद आपको पता चला था कि ये डिफॉल्टर नहीं है, आपको पहले से पता था कि ये रेंट वगैरह देगा, आपको पहले से इस चीज का बिल्कुल भी इल्म, आइडिया नहीं था कि यहां से रेंट की रिकवरी नहीं हो पाएगी। गुड फेथ में आपने दिया था। सर डिफॉल्टिंग टेनेंट को आपने लात मार के हाउस प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया, मतलब कि डिफॉल्टिंग टेनेंट ने आपकी प्रॉपर्टी वेकेट कर दी है। एंड मेक श्योर कि जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है वो आपकी किसी दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में किराएदार ना हो। मतलब कि अगर मान लो राम है,
राम छोड़ो। अगर मान लो चोमू है, मान लो चोमू है, चोमू मेरी हाउस प्रॉपर्टी ए में भी किराएदार है और हाउस प्रॉपर्टी बी में भी किराएदार है। चोमू ने मेरे हाउस प्रॉपर्टी ए का रेंट नहीं दिया है, तो मुझे हाउस प्रॉपर्टी ए में से भी उसको निकालना है और हाउस प्रॉपर्टी बी में से भी निकालना है। ये चोमू मेरी किसी दूसरी प्रॉपर्टी में किराएदार नहीं होना चाहिए। एंड आखिरी चीज, आपने लीगल स्टेप्स इनिशिएट कर दिए हैं अनरियलाइज रेंट को रिकवर करने के लिए। आपने चोमू के ऊपर कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि भैया हमारा रेंट रिकवर करके दो, या फिर आप असेसी को, सॉरी, एओ को सेटिस्फाई कर दो, एओ को सेटिस्फाई कर दो कि ये लीगल स्टेप करना यूजलेस है। चोमू जो है अब यूएस से शिफ्ट हो चुका है, चोमू यूएस से शिफ्ट हो चुका है, अब चोमू से रेंट की रिकवरी नहीं हो पाएगी। या फिर चोमू का इंतकाल हो गया, मतलब कि भगवान जी के पास चला गया, तो उस केस में भी आपकी रेंट की रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो इस केस में अगर ये चारों कंडीशंस आप पूरी कर देते हो, आप चारों कंडीशंस अगर पूरी कर देते हो, तो आपके एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट को हटा दिया जाएगा। और इसको हटाने के बाद आप एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करोगे। एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट हटाने के बाद आप इसे एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करोगे और दोनों में जो हायर होगा वो जीएवी बनेगा। एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट हटाने के बाद आप एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करोगे और फिर दोनों में जो हायर होगा वो आपका यहां पर क्या बनेगा जी, वो आपका यहां पर जीएवी बनेगा। ठीक है जी, ओके। ये चारों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए और इनको हम लोग, पता है कौन सी कंडीशन बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं रूल 4 की कंडीशंस। इसको क्या बोलते हैं? रूल 4 की कंडीशंस। और क्वेश्चन आपको ये स्पेसिफाई कर देगा कि रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई हुई है कि नहीं हुई है, ये बता देगा क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं टैक्सेबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट। सर एरियर्स ऑफ रेंट क्या होता है? जैसी आपकी एरियर्स ऑफ सैलरी होती है ना, इंक्रीमेंट विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इंक्रीमेंट विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब 2025-26 में आपका रेंट बढ़ा दिया गया, लेकिन कब से बढ़ा दिया गया? 22-23 से बढ़ा दिया गया। क्या सर ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। कई बारी लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में डिस्प्यूट होता है, वो डिस्प्यूट कोर्ट तक पहुंच जाता है और आपको पता है कोर्ट में फैसला जल्दी नहीं आता, तो 2-3 साल लग गए जज साहब को फैसला देने में। जज साहब ने कहा कि टेनेंट को किराया बढ़ाकर देना पड़ेगा। कब से? 2022-23 से। तो अब इस केस में 2022-23 का जो इंक्रीमेंटल रेंट है और जो 2023-24 का इंक्रीमेंटल रेंट है, 2024-25 का जो इंक्रीमेंटल रेंट है, ये 3 साल का इंक्रीमेंटल रेंट आपको 25-26 में मिलेगा। इसको बोलते हैं एरियर्स ऑफ रेंट। तो अगर आपको एरियर्स ऑफ रेंट मिला है या फिर आपको अनरियलाइज रेंट की रिकवरी हो गई है, यहां पर जो अनरियलाइज रेंट था उसके लिए आपने लीगल स्टेप्स इनिशिएट कर दिए थे, तो इन लीगल स्टेप्स ने आपका जो रेंट है वो रिकवर करवा दिया। तो अगर आपको इस साल एरियर ऑफ रेंट मिला है या फिर आपको अनरियलाइज रेंट की रिकवरी हुई है, तो ये आपके पास इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होंगे। ये आपके पास इनकम अंडर द हेड ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होंगे इन द ईयर ऑफ रिसीट। जिस ईयर में रिसीव होंगे उस ईयर में टैक्सेबल होंगे। और सर पूरे टैक्सेबल नहीं होंगे, इसमें से आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो जितना भी एरियर या अनरियलाइज रेंट की रिकवरी हुई है उसमें से आपको 30% का यहां पर क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। और स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद जो बचेगा वो अमाउंट आपका क्या करा जाएगा? टैक्सेबल करा जाएगा। अच्छा सर इससे फर्क नहीं पड़ता कि जिस ईयर में रिकवरी हुई है उस ईयर में एचपी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ईयर ऑफ रिसीट में इट इज इररिलेवेंट कि आपकी एचपी जो है वो एग्जिस्ट करती है कि आपकी एचपी एग्जिस्ट नहीं करती है। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, राइट। चलिए अब आ जाइए अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड वाले टॉपिक पे, सेक्शन 24B। सर आपको पता है हमारे पास जो इंटरेस्ट होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट
और एक होता है करंट पीरियड का इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट और प्री पीरियड का इंटरेस्ट और करंट पीरियड का इंटरेस्ट। सर ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है, एक बार रिकॉल कराओ ना सर। ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है, एक बार रिकॉल कराओ। तो राजा बेटा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वो पीरियड होता है जो आपका कमेंस होता है डेट ऑफ रेजिंग द लोन से, डेट ऑफ रेजिंग द लोन से। तो जैसे मान लीजिए आपने लोन रेज करा है, आपने लोन रेज करा है 1 जुलाई लेट से 22 को, तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होता है डेट ऑफ रेजिंग द लोन, और ये आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड चलता है जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसके पहले वाले ईयर तक। तो जैसे मान लो आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है लेट से 1 दिसंबर 25 को आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तो 1 दिसंबर 25 का मतलब क्या हो गया, 1 दिसंबर 25 का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर 25-26। तो आपका कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ जी, आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ प्रीवियस ईयर 25-26 में। प्रीवियस ईयर 25-26 में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। तो सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है कि आपका जो प्री पीरियड है मालिक, आपका जो प्री पीरियड है वो कब तक चलता है, प्री पीरियड चलता है जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके पहले वाले ईयर तक। उसका पहला वाला ईयर कौन सा हो गया, उसका पहला वाला ईयर हो गया 24-25। तो ये आपका कब तक चलेगा जी, ये आपका चलेगा 24-25 तक। 24-25 कब एंड होता है, 24-25 एंड होता है 31 मार्च 25 को, 31 मार्च 25 को। तो ये जो आपका पीरियड है, ये जो आपका पीरियड है, इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं जी, इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। दिस पीरियड इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड को बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इस पीरियड का जितना भी ब्याज है इस पूरे पीरियड का जितना भी ब्याज है वो ब्याज क्या कर लिया जाता है, एक्यूमुलेट कर लिया जाता है। इस पीरियड का जो भी ब्याज है वो पूरा का पूरा ब्याज एक्यूमुलेट कर लिया जाता है, और उस ब्याज की क्या बना दी जाती है, 5 इंस्टॉलमेंट्स बना दी जाती है। उस ब्याज की क्या बना दी जाती है, 5 इंस्टॉलमेंट्स बना दी जाती हैं। और सर वो 5 इंस्टॉलमेंट्स में आपको अलाउ होता है कमेंसिंग फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। तो यहां पर आपका जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है उसको 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी इंस्टॉलमेंट निकाल ली जाएगी। यानी कि आपकी यहां पर क्या बन जाएगी जी, आपकी यहां पर 5 इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी, आपकी 5 इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी। ये 5 इंस्टॉलमेंट आपको कब से अलाउ होंगी, सर जिस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उस ईयर से आपको ये अलाउ होंगी 5 साल तक। उस ईयर से आपको ये अलाउ होंगी 5 साल तक, यानी कि 25-26 में, 26-27 में, 27-28 में, 28-29 में और 29-30 में। मतलब इस पीरियड का जितना भी इंटरेस्ट है, इस पीरियड का जितना भी इंटरेस्ट है वो आपको 5 किश्तों में अलाउ कर दिया जाएगा। और जिस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, जिस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, जिस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, इस ईयर का जितना भी इंटरेस्ट होगा, इस ईयर का जितना भी इंटरेस्ट होगा, जितना भी इंटरेस्ट आपका ड्यू होगा, करंट ईयर में जितना भी इंटरेस्ट ड्यू होगा 25-26 में, वो आपको अलाउ कर दिया जाएगा इन द सेम ईयर 25-26 इटसेल्फ। वो आपको अलाउ कर दिया जाएगा इन द सेम ईयर 25-26 इटसेल्फ। एक एग्जांपल भी करा देता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल भी करा देता हूं। मेरे मन को ना तसल्ली नहीं मिलती जब तक मैं एग्जांपल ना कराऊं। तो लेट्स से मैं यहां पे एक टाइमलाइन के थ्रू समझा देता हूं, मैं आपको यहां पे एक टाइमलाइन के थ्रू समझा देता हूं। तो लेट्स से आपने 1 जुलाई 22 को, आपने 1 जुलाई 22 को लोन लिया था, मान लो 15 लाख रुपए का, एट 12% पर एनम, एट 12% पर एनम। और आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है
1/12/25 को 1/12/25 को आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो आपका कंस्ट्रक्शन कौन से प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हुआ? सर आपका कंस्ट्रक्शन प्रीवियस ईयर 25-26 में कंप्लीट हुआ। आपका कंस्ट्रक्शन प्रीवियस ईयर 25-26 में कंप्लीट हुआ। 1 अप्रैल 25, 31 मार्च 26। ठीक है, यानी कि आपका प्री पीरियड कब तक चलेगा? जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसके पहले वाले साल तक। पहला वाला साल कौन सा हो गया? पहला वाला साल हो गया आपका 24-25, यानी कि आपका 31 मार्च 25 तक ये आपका क्या कहलाएगा? प्री पीरियड कहलाएगा। ये आपका प्री पीरियड कहलाएगा। ठीक है, अब मान लो सर यहां पर आपने लेट से 1 जुलाई या 1 जुलाई की जगह मैं दूसरी डेट लेता हूं। लेट से आपने 1/9/23 को यहां पर 2 लाख रुपए रीपे कर दिए। आपने लोन के 2 लाख रुपए रीपे कर दिए और आपने यहां पर लेट से 1 जनवरी को आपने 2 लाख रुपए रीपे कर दिए। आपने 2 बार रीपेमेंट करी है, तो अब क्या होगा सर? प्री पीरियड का जितना ब्याज है उसकी 5 किस्तें बनेंगी और करंट पीरियड का जितना ब्याज है वो आपको करंट पीरियड में ही अलाउड हो जाएगा। अब समझना क्या होगा सर, आपके पास 1 जुलाई 22 से 1 सितंबर 23 कितना टाइम हो गया? सर आपके पास 8 महीने 2023 के हो गए और 6 महीने 2022 के हो गए, तो 14 महीने आपके पास ये हो गए। फिर सितंबर 23 से दिसंबर 23 तक आपके पास 4 महीने 9, 10, 11, 12, 24 पूरा है आपके पास, 16 और 3 ये आपके पास 19 महीने हो गए। ये आपके पास 19 महीने। ये 14 महीने में आपके ऊपर किस पे ब्याज निकलेगा? ये 14 महीने 15 लाख के ऊपर 12.5% का ब्याज निकलेगा। ये 19 महीने आपका 13 लाख रुपए पे 12% का ब्याज निकलेगा। तो ये ब्याज कितना आ जाएगा? 15 लाख का ये आ जाएगा 2,10,000 और ये आ जाएगा 2,47,000। तो आपका जो प्री पीरियड का इंटरेस्ट आ रहा है दोनों को मिला के ये 4,57,000 का आ रहा है। अब ये इंटरेस्ट की आपको क्या मिलेंगी? 5 किस्तें मिलेंगी। ये इंटरेस्ट की आपको 5 किस्तें मिलेंगी, यानी कि आपको 91,400 अलाउ होगा। ये 91,400 आपको कैसे अलाउ होगा? 5 किस्तों में अलाउ होगा। 91,400 आपको कैसे अलाउ होगा? 5 किस्तों में। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उस ईयर में सबसे पहली 26-27, 27-28, 28-29 और 29-30। तो ये आपको 91,400 5 किस्तों में अलाउ हो जाएगा। 5 किस्तों में अलाउ हो जाएगा। किस तरीके से अलाउ होगा वो मैंने आपको समझा दिया। ओके, अब सर करंट ईयर में भी तो इंटरेस्ट आएगा। अब यहां पे अप्रैल में आपके पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है लोन का? आपने अभी तक 2 लाख ही रीपे करे हैं, तो आपके पास 13 लाख रुपए अभी आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं। तो अब क्या होगा? 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक इस पीरियड में ये आपका कितना महीने का पीरियड है? ये 9 महीने का पीरियड है। 9 महीने आपको 13 लाख पे ब्याज लगेगा। फिर आपने 2 लाख रुपए रीपे कर दिए, तो आपके पास इधर 3 महीने 11 लाख पे ब्याज लगेगा। तो 13 लाख पे 12% 9 महीने के लिए, ये कौन सा ब्याज है? जो 25-26 में ड्यू हो रहा है। ये कौन सा ब्याज है? जो 25-26 में ड्यू हो रहा है। 25-26 में जो ड्यू हो रहा है, करंट ईयर में जो ड्यू हो रहा है। तो 13 लाख का 12% 9 महीने के लिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 1,17,000 और 11 लाख पे 12% 3 महीने के लिए, ये आ जाएगा 33। तो करंट ईयर का ब्याज कितना हो गया? करंट ईयर का ब्याज हो गया 1,50। अब आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड की डिडक्शन आपकी कितनी बनेगी? इसमें जो प्री पीरियड का ब्याज है, सॉरी प्री पीरियड की जो इंस्टॉलमेंट है, प्री पीरियड की जो इंस्टॉलमेंट है 91,400 की, वो तो मिलेगी क्योंकि 91,400 25-26 में भी मिलना था, तो 25-26 में 91,400 भी मिलेगा। और जो करंट ईयर का ब्याज है, और जो करंट ईयर का ब्याज है, करंट ईयर का 150, करंट ईयर का 150, दोनों मिलाकर कितना हो गया? 241,400। दोनों मिलाकर कितना हो गया? 241,400। तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड का डिडक्शन कितने का बनेगा? 241,400। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है, एक बार मैं आपको रीड करा देता हूं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, इट इज द इंटरेस्ट पेड बिफोर द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। बिफोर द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, बिफोर द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसके पहले का ब्याज। तो कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है? कंस्ट्रक्शन 25-26 में कंप्लीट हुआ है, तो 25-26 से पहले का जो ब्याज, उसको क्या बोलेंगे? प्री पीरियड बोलेंगे। प्री पीरियड का जो ब्याज होता है वो आपको कैसे अलाउड होता है? वो 5 इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड होता है उस ईयर से जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। और जो करंट ईयर का इंटरेस्ट होता है, जिस ईयर की आप डिडक्शन निकाल रहे हो, वो आपको सेम ईयर में अलाउड हो जाता है ऑन ड्यू बेसिस, मतलब जितना भी इंटरेस्ट ड्यू होगा वो आपको अलाउ हो जाएगा। अब इंटरेस्ट को लेकर कुछ कंडीशंस हैं कि सर आपका जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो उस लोन का होना चाहिए जो लोन आपने किसके लिए लिया है? घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, रिनोवेशन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, एक्विजिशन के लिए। इन शॉर्ट, लोन जो होना चाहिए वो हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया होना चाहिए। अगर लोन हाउस प्रॉपर्टी के लिए नहीं है तो बट ऑब्वियस है उसका ब्याज भी आपको अलाउड नहीं होगा। लोन आप कहीं से भी ले सकते हो, बैंक से ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एनबीएफसी से, फ्रेंड से, फैमिली से, किसी से भी ले सकते हो। इंटरेस्ट आपको ड्यू बेसिस पे अलाउड हो जाता है, वेदर पेड और नॉट, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ओरिजिनल लोन को रीपे करने के लिए एक नया लोन लिया है तो उस नए लोन का ब्याज भी आपको अलाउड हो जाएगा। जैसे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया था अपने हाउस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का लोन रीपे करने के लिए मैंने एसबीआई से लोन ले लिया, तो अब मुझे एसबीआई के लोन का ब्याज भी अलाउड हो जाएगा। अगर मैंने एसबीआई के लोन का पैसा यूज किया है बैंक ऑफ बड़ौदा के लोन को रीपे करने के लिए, तो मुझे एसबीआई का इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। सर अगर आपने लोन लेने के लिए कमीशन वगैरह दी है, ब्रोकरेज वगैरह दी है, तो वो आपको अलाउड नहीं होगी। सर अगर आपने इंस्टॉलमेंट लेट पे करी तो आपको पता होगा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग जाता है। जब आप इंस्टॉलमेंट्स लेट पे करते हो तो बैंक इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा देता है, तो अगर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग गया है तो वो आपको अलाउड नहीं होगा। इन शॉर्ट, आपको सिंपल इंटरेस्ट ही अलाउड होगा। जो प्रिंसिपल अमाउंट पे ब्याज निकलेगा वही आपको अलाउड होगा। अगर आपने इंस्टॉलमेंट लेट करी और अनपेड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग गया, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने इंडिया के बाहर से लोन लिया है तो उसका डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब इंटरेस्ट का पेमेंट करते वक्त आपने टीडीएस क्या कर लिया हो? काट लिया हो। अगर आपने इंटरेस्ट का पेमेंट करते वक्त टीडीएस काट लिया होगा तो ही आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है मालिक, अगला पॉइंट निकल कर आता है को ओन्ड हाउस प्रॉपर्टी। को ओन्ड हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। को ओन्ड हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है? सर एक हाउस प्रॉपर्टी होती है और उस हाउस प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर होते हैं। तो जैसे ये एचपी है, ये एचपी है, इस एचपी को ओन करते हैं ए एंड बी। इस एचपी के इक्वल ओनर्स हैं आपके ए और बी। इसके इक्वल ओनर्स हैं आपके ए और बी। इस हाउस प्रॉपर्टी के इक्वल ओनर्स हैं आपके ए और बी। अब ये हाउस प्रॉपर्टी का 4 यूनिट है। इस हाउस प्रॉपर्टी की 4 यूनिट है, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ठीक है, 4 यूनिट है। यूनिट 1 और यूनिट 2 आपने लेट आउट कर रखी है। यूनिट 3
ए ने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है और यूनिट 4 बी ने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखी है। तो अब आप किस तरीके से चीजों को करोगे? तो सरकार कहती है कि जो ये आपकी यूनिट 1 और यूनिट 2 लेट आउट है, यूनिट 1 और यूनिट 2 आपकी लेट आउट है, इसका आप नॉर्मल तरीके से आप इसका इनकम निकालो अंडर द हेड एचपी। नॉर्मल तरीके से आप इसका इनकम निकालो अंडर द हेड एचपी, मतलब इसकी जीएवी निकालो, 2 यूनिट के म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करो, एनएवी निकालो, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करो, इन दोनों यूनिट्स का इंटरेस्ट माइनस करो, तो आपके पास इनकम आ जाएगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। फिर इस इनकम को डिवाइड कर दो या एपोर्शन कर दो, इस इनकम को एपोर्शन कर दो इसके ओनर्स में, ए और बी में बांट दो उनके ओनरशिप के रेशियो में। तो क्या कह रहा है, जो लेट आउट पोर्शन है यूनिट 1 और 2, उसकी आप इनकम कैलकुलेट करो नॉर्मली, और जो इनकम निकली है उसे डिवाइड कर दो बिटवीन द ओनर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओनरशिप राइट। ठीक है, इसके बाद जो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, जो आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, यूनिट 3 ए ने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखी है, यूनिट 4 आपके बी ने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखी है। इनका कैलकुलेशन आप सेपरेटली करो, इसका कैलकुलेशन सेपरेटली करो। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड का कैलकुलेशन क्या होता है, अगर न्यू रिजीम लेकर बैठे हैं ए और बी तो निल हो जाएगी, बात ही खत्म। और अगर ओल्ड रिजीम लेकर बैठे हैं तो एनएवी निल आएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन निल आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड का आपको डिडक्शन मिलेगा। तो यहां पे ए को ओल्ड टैक्स रिजीम में ए को 2,30,000 रुपए का लिमिट अलग से मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड के लिए, और बी को ओल्ड रिजीम में 2,30,000 का लिमिट अलग से मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड। ये दो अलग अलग असेसी हैं। तो हर असेसी को ये आपकी लिमिट मिलती है फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो ए आपका एलिजिबल होगा ओल्ड रिजीम में 2 लाख या फिर 30,000 रुपए के इंटरेस्ट के डिडक्शन के लिए, और बी आपका एलिजिबल होगा ओल्ड रिजीम में 2,30,000 रुपए के डिडक्शन के लिए। 2 लाख कब मिलेगा, जब 2 लाख की कंडीशंस पूरी होंगी, लोन 1/4/1999 या उसके बाद हो, घर परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन हो, कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर कंडीशन पूरी हो रही है तो वहां पर आपके पास 5 साल वाली 2 लाख वाली कंडीशन आ जाएगी, और अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो 30,000 वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो यही पॉइंट यहां पर लिखा है कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसके लिए ईच को ओनर के लिए सेपरेटली कैलकुलेट करो। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, एनएवी निल आएगी तो स्टैंडर्ड डिडक्शन निल आएगी। ईच को ओनर इज एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड का डिडक्शन 30,000 और 2 लाख रिस्पेक्टिवली ओनली इन द केस ऑफ ओल्ड रिजीम। ठीक है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब एक बेकार सा पॉइंट है डीम्ड ओनर, इसका कोई खास रिलेवेंस है नहीं, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। डीम्ड ओनर मतलब माना जाएगा आप ओनर हो, आपके पास टाइटल नहीं है लेकिन फिर भी आपको ओनर मान लिया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है कि जैसे मान लो हस्बैंड अपनी वाइफ को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है। लेट्स से राम ने मिसेस राम को हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, टाइटल मिसेस राम के नाम पर है, लेकिन इनकम टैक्स वाले यहां पे राम को ओनर मानेंगे, यानी कि मिसेस राम ने जो भी रेंटल इनकम कमाई वो रेंटल इनकम मिसेस राम के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, मिस्टर राम के हाथ में टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर राम और मिसेस राम का आपस में डिवोर्स हो रहा है, लिव अपार्ट का एग्रीमेंट हो रहा है, तो लिव अपार्ट के एग्रीमेंट में अगर मिस्टर राम ने मिसेस राम को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है तो यहां पे मिसेस राम ही ओनर मानी जाएंगी, डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अगर आपने अपने माइनर चाइल्ड को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, जैसे मेरा बेटा अभी 8 साल का है, मान लो मैंने अपनी हाउस प्रॉपर्टी अपने बेटे फतेह के नाम पर ट्रांसफर कर दी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। फतेह को रेंटल इनकम आ रही है तो वो रेंटल इनकम फतेह के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, फतेह को उसका ओनर नहीं माना जाएगा, मुझे उसका डीम्ड ओनर माना जाएगा।
मैंने फतेह को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, हाउस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में ओनर में किसका नाम लिखा है, फतेह का नाम लिखा है, लेकिन जो रेंटल इनकम फतेह के बैंक अकाउंट में आएगी वो फतेह उस पर टैक्स नहीं पे करेगा, मैं उस पर टैक्स पे करूंगा, मुझे उसका डीम्ड ओनर माना जाएगा। वहीं पे अगर मान लो आपने माइनर मैरिड डॉटर के नाम पर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए एचपी को ट्रांसफर किया है, तो वहां पर क्लबिंग के प्रोविजन लगेंगे, आपको डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उन्होंने अपनी माइनर मैरिड डॉटर को एक हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो यहां पे माइनर मैरिड डॉटर ही ओनर मानी जाएगी, मिस्टर एक्स को डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। लेकिन माइनर मैरिड डॉटर को जो भी रेंटल इनकम आएगी वो क्लब कर दी जाएगी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स, और जब क्लबिंग होगी तो 1500 रुपए की एग्जेम्पशन मिलेगी ओल्ड रेजिम के अंदर, जो क्लबिंग में आपको पढ़ाई थी। वापस से जब क्लबिंग पढ़ाऊंगा तो रिकॉल करा दूंगा, टेंशन ना लो। अगला पॉइंट आता है मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर बनते हो और कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको फ्लैट का पोजीशन देती है क्योंकि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर बन गए, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, जब आप हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर बनते हो तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको फ्लैट का पोजीशन देती है। फ्लैट का टाइटल ओनरशिप कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास ही रहता है, लेकिन पोजीशन किसके पास आ जाता है, मेंबर के पास आ जाता है। मेंबर उस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई कर सकता है, मेंबर उस फ्लैट को लेट आउट कर सकता है। तो यहां पर मेंबर के पास सिर्फ पोजीशन है, टाइटल किसके पास है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास। लेकिन यहां पे डीम्ड ओनर किसको माना जाता है, सर यहां पे डीम्ड ओनर जो माना जाता है उस मेंबर को माना जाता है जिसके पास पोजीशन है। तो जैसे गोकुलधाम सोसाइटी में मैंने मेंबरशिप ले ली, तो गोकुलधाम सोसाइटी मुझे क्या करेगी, एक फ्लैट दे देगी, फ्लैट की ओनरशिप जो टाइटल है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास ही रहेगा, पोजीशन मेरे पास आ जाएगा, तो मुझे यहां पे क्या माना जाएगा, डीम्ड ओनर माना जाएगा। सर अगर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने किसी को पोजीशन दे दिया तो जिसके पास पोजीशन है उसे डीम्ड ओनर माना जाएगा। जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी बेचने के लिए एग्रीमेंट टू सेल किया कि मैं आपको 50 लाख रुपए में अपना फ्लैट बेचूंगा, आपने मुझको 20 लाख रुपए दिए और मुझसे फ्लैट की चाबी ले ली, पोजीशन ले लिया। आपने कहा कि 30 लाख रुपए जब दूंगा 2 महीने के बाद तब आप मेरे नाम पे टाइटल कर देना, तो मैं आपको टाइटल 2 महीने के बाद ट्रांसफर करूंगा जब आप मुझे 30 लाख देंगे, लेकिन मैंने पोजीशन आपको आज दे दिया है 20 लाख के लिए, तो जिस दिन मैंने आपको पोजीशन दे दिया उस दिन आप क्या बन जाओगे, डीम्ड ओनर बन जाओगे। सर अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका पार्टीशन पॉसिबल नहीं है, इम्पार्टिबल एस्टेट है, जिसका पार्टीशन नहीं कर सकते, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका पार्टीशन पॉसिबल नहीं है, पार्टीशन करना अलाउड नहीं है, लीगली उसका पार्टीशन नहीं हो सकता, तो जिस भी बंदे के पास उस प्रॉपर्टी का होल्ड होता है, जिस बंदे के पास उस प्रॉपर्टी का कंट्रोल होता है, उसे यहां पे क्या मान लिया जाता है, डीम्ड ओनर मान लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है लीज फॉर 12 ईयर्स और मोर। अगर आपने 12 साल या उससे ज्यादा के लिए कोई प्रॉपर्टी लीज पर ली है तो वहां पर जो लेसी होता है, जिसने प्रॉपर्टी लीज पे ली होती है, उसे यहां पे डीम्ड ओनर मान लिया जाता है। राइट मालिक, इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो मालिक इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं। अब आप लोग को डे आफ्टर टुमारो एचपी के प्रैक्टिस सेशन में आना है, जिसमें हम लोग आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लास्ट तक आ गए हो तो वो रिचुअल आपको पूरा करना है। कमेंट सेक्शन खाली है, भर दो उसको जाके कि आपको ये सेशन किस तरीके का लगा। राइट, दैट विल गिव मी अ मोटिवेशन फॉर योर नेक्स्ट सेशन। एंड मोटिवेशन की जरूरत सिर्फ आपको नहीं होती है, फैकल्टीज को भी होती है। राइट, सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू गाइज वेरी सून, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।